क्लैट एस्पायरेंट है या एलिट या DULLB, तो लीगल अफेयर्स का लोचा आपको परेशान करता ही होगा, है कि नहीं? चिंता मत करिए, क्योंकि मैं शालिनी न्यूज़ स्ट्रीमिंग पे आ गई हूँ आपको इन सभी लीगल और करंट अफेयर्स को बड़े ही सिंपल तरीके से समझाने के लिए। और आज मैं आपको बताऊंगी इंडिया एंटार्क्टिक बिल की पूरी कहानी। तो एंटार्क्टिका सुनते ही ठंड लगने लगी है ना? जोक्स अपार्ट, एंटार्क्टिका ना एक बड़ा ही यूनिक कॉन्टिनेंट है तो ये 13.66 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एक बड़ा सा लैंड मास, बट यहाँ पे रहने वाले लोग एक भी नहीं। तो इस कॉन्टिनेंट को गवर्न कौन करता है? एक ग्रुप ऑफ नेशंस, जिसका एक बड़ा ही यूनिक सा इंटरनेशनल पार्टनरशिप है और इसका नाम एंटार्क्टिक ट्रीटी 1959। इसी ट्रीटी का हिस्सा इंडिया भी है और इसी ट्रीटी के फर्दरेंस में इंडिया ने इंडिया एंटार्क्टिक बिल पास किया है। आज एंटार्क्टिका में इंडिया के 2 रिसर्च स्टेशंस मौजूद हैं। पहला मैत्री, जो कि शर्माकर हिल्स में है, और दूसरा भारती, जो कि लार्समन हिल्स में है। इस बिल को 1 अप्रैल 2022 को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो 22 जुलाई 2022 को लोकसभा से पास हुआ। फिर अर्थ साइंसेज मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने इस बिल को राज्यसभा में मूव किया और 1 अगस्त 2022 में संसद ने इसे पास कर दिया। तो इंडिया एंटार्क्टिक बिल को जानने से पहले एंटार्क्टिक ट्रीटी को समझना जरूरी है। इस ट्रीटी के 3 उद्देश्य हैं। पहला, डीमिलिटराइजेशन, मतलब एंटार्क्टिक रीजन से मिलिट्री को पूरी तरीके से हटाना। दूसरा, इंटरनेशनल साइंटिफिक कोऑपरेशन को बढ़ावा देना। और तीसरा, सॉवरेनिटी से रिलेटेड इश्यूज को परे रखना। अब क्योंकि इंडिया ने भी अपना कमिटमेंट इस ट्रीटी के प्रति व्यक्त किया है, तो इंडिया को एक लॉ लाना जरूरी था इसके लिए, तभी आया इंडिया एंटार्क्टिक बिल। अब सवाल ये उठता है कि जब एंटार्क्टिक ट्रीटी मौजूद है तो इंडिया एंटार्क्टिक बिल की क्या जरूरत है? इस सवाल का जवाब ये है कि जब एक इंटरनेशनल लॉ को हम अपने नेशनल लेजिस्लेटिव सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उसके लिए उसकी पुष्टि करनी पड़ती है। इसका मतलब क्या? उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। ये 2 तरीके से होता है। पहला, मोनिज्म, मतलब कि जो एक इंटरनेशनल लॉ है वो डायरेक्टली एक नेशनल लॉ में आके तब्दील हो जाता है, मतलब डायरेक्टली एप्लीकेबल हो जाता है एक नेशनल सिस्टम में। और दूसरा, डुअलिज्म, इसमें क्या होता है कि एक इंटरनेशनल लॉ को पहले एक नेशनल लॉ में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर वो नेशनल लॉ उस देश पे एप्लीकेबल होता है। तो मतलब इनडायरेक्ट एप्लीकेशन होता है डुअलिज्म में। तो इंडिया जो है ना, ये डुअलिस्ट अप्रोच फॉलो करता है, इसीलिए एंटार्क्टिक ट्रीटी को एप्लीकेबल करने के लिए इंडिया एंटार्क्टिक बिल पास किया गया। तो अब समझते हैं इस बिल के ऑब्जेक्टिव्स को। इसके 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, इंडिया जो भी एक्टिविटीज एंटार्क्टिक रीजन में कर रहा है उसको रेगुलेट करने के लिए एक बेसिक लीगल फ्रेमवर्क लेके आना। दूसरा, इंडिया के जो भी नागरिक एंटार्क्टिका में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको अगर सपोज वो कोई जुर्म कर रहे हैं या कोई विवाद में फंस गए हैं तो उनके ऊपर इंडियन कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन एप्लीकेबल करना। तीसरा, फिशरीज की सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना। चौथा, टूरिज्म मैनेजमेंट करना। और 5वां, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, इंडिया की क्रेडिबिलिटी और वायबिलिटी गवर्नेंस के मामले में पोलर रीजन में बढ़ाना। इन ऑब्जेक्टिव्स के अलावा इस बिल ने एक इंडियन एंटार्क्टिक अथॉरिटी सेटअप करने के बारे में भी बताया है। ये अथॉरिटी जो है हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होगी। इस अथॉरिटी का काम होगा कि वो रिसर्च और एक्सपीडिशंस को सुपरवाइज करेगी। इसके अलावा ये बॉडी ये भी सुनिश्चित करेगी कि एंटार्क्टिक रीजन की जो एनवायरनमेंट है उसका प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन ठीक से हो रहा है कि नहीं। और दूसरा, जो भी इंडियन नागरिक एंटार्क्टिका में रह रहे हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, वो जो रूल्स और स्टैंडर्ड्स मेंशन्ड है उसको प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। अब आपको बताते हैं कि इस अथॉरिटी के मेंबर्स कौन कौन होंगे। पहले, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के जो सेक्रेटरी हैं वो इस अथॉरिटी के हेड होंगे।
इनके अलावा 10 और मेंबर्स होंगे जिनका रैंक जॉइंट सेक्रेटरी के नीचे का नहीं होगा और ये विभिन्न मिनिस्ट्रीज जैसे डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, NCPOR एटसेट्रा से होंगे। इसके अलावा 2 मेंबर्स और भी होंगे जो कि जियोपॉलिटिकल फील्ड से होंगे और अंटार्कटिक एनवायरनमेंट के एक्सपर्ट्स होंगे। इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। अब जान लेते हैं इस अथॉरिटी के फंक्शंस के बारे में। पहला, परमिशंस देना अलग अलग एक्टिविटीज के लिए, जैसे अंटार्कटिका में एंटर कैसे करेंगे, उसके स्टेशंस में कैसे रहेंगे एटसेट्रा। दूसरा, अंटार्कटिका के एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन लॉज को इम्प्लीमेंट करना और उसे मानना। तीसरा, इंफॉर्मेशन कलेक्शन और रिव्यू करना। और चौथा, कोई भी अन्य पार्टी के साथ फीस और चार्जेस को लेके नेगोशिएशंस करना। इन सब के अलावा इंडिया एंटार्कटिक बिल कुछ प्रोहिबिशंस भी इम्पोज करता है, जैसे कि नॉन स्टेराइल सॉइल को अंटार्कटिका में इंट्रोड्यूस ना करना, वेस्ट डिस्पोजल ना करना, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स ना करना, वहाँ के समुद्र या सी को कंटामिनेट ना करना। इन सब प्रोहिबिशंस के लिए पेनल्टीज भी मौजूद हैं, जैसे अगर आप न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करते हैं तो 20 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा हो सकती है और या तो फिर 50 करोड़ रुपए तक की फाइन। या फिर अगर आपने मिनरल रिसोर्सेज के लिए ड्रिलिंग की या नॉन नेटिव प्लांट्स और एनिमल्स को अंटार्कटिका में इंट्रोड्यूस कर दिया, तब भी फाइन होगी, जो कि 10 से 50 लाख रुपए तक की हो सकती है और सजा भी हो सकती है 7 इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट तक। आज तक इंडिया ने 40 साइंटिफिक एक्सपीडिशंस सक्सेसफुली लॉन्च किए हैं। अंटार्कटिका के 2 रिसर्च स्टेशंस के अलावा आर्कटिक में भी इंडिया का एक रिसर्च स्टेशन है, हिमाद्री, जो कि न्यू एल्सन रीजन में मौजूद है। इन रिसर्च स्टेशंस की मौजूदगी पोलर रीजन्स में इंडिया के इंटरनेशनल प्रेजेंस के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। तो ये थी पूरी कहानी इंडिया एंटार्कटिक बिल के बारे में। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे और भी टॉपिक्स पे अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।